हम कभी बुंदेली बानीगे। जी हाँ, आज हम जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो बुंदेलखंड के कवि हैं, लेकिन बुंदेलखंड की कविताओं को संजोकर, बुंदेलखंड के साहित्य को संजोकर और बुंदेलखंड में अपनी जो योग्यता है उसको साबित कर वो देश के गौरव बने हैं। जी हाँ, पद्मश्री डॉक्टर अवध किशोर जड़िया। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। जी जी, बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सफ़र की शुरुआत करते हैं कि आखिर बुंदेलखंड से निकलकर क्या कभी सोचा था कि पद्मश्री मिलेगा? ये आपका कहना बिल्कुल सही है। और कोई भी साधक हो, साहित्यकार हो, कवि हो, कलाकार हो, उसको उसका न्याय तो ये है कि वो अपने कला के प्रति लगन से लगा रहे, साधना में जुटा रहे। यह तो एक तपस्या जैसी बात है, चाहे किसी क्षेत्र का हो, तो उससे तो अपने काम से काम रखना चाहिए और उस काम में इतनी ईमानदारी होनी चाहिए, इतनी लगन होनी चाहिए कि कुछ विशिष्ट कर सके। यदि वो विशिष्ट करेगा तो उसका मूल्यांकन तो शारदा कराएगी, लोग करेंगे और समाज करेगा, और निश्चित ही वो उस पर कुछ न कुछ कीर्तिबार अगर खड़े करता है तो उसको ये सब प्राप्त होना चाहिए। मुझे ऐसी कोई आशा नहीं थी, लेकिन ये अपेक्षा ज़रूर थी कि कभी ना कभी साहित्य का मूल्यांकन होना चाहिए। मैं कभी कभी अपनी ही कविता पढ़ता था तो मैं कहता था भाई क्या बढ़िया लिखा है। फिर दूसरे ही सेकंड में मुझे ये विचार आता था कि इसका मूल्यांकन करने वाला कौन है। तो निरपेक्ष भाव से मैं सोचता था, लेकिन ये बात भी आज सिद्ध हुई कि सारी बातों का मूल्यांकन होता है। शारदा आपका जो आपने जो काम किया है, आपने जो उसकी आराधना की है, उसका फल देती है और समाज भी देता है। तो जो हुआ है वो अप्रत्याशित तो नहीं है, लेकिन इतनी उसके प्रति हम ये कहें कि प्रतिभा का सम्मान होता है और प्रतिभा का सम्मान करने वाले लोग उन प्रतिभाओं पर नज़र रखते हैं। जैसे देश की सरकार ने नज़र रखी और एक बुंदेलखंड के छोटे से कस्बे से आपका नाम और आपका इतिहास, आपका साहित्य, आपकी कविताएं, आपका लिटरेचर सब पढ़ा और सबका मूल्यांकन हुआ और उसके बाद आपको पद्मश्री जैसे सम्मान से नवाजा गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये माना जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपके दो पहलू हैं, एक तो आप चिकित्सक हैं, जी जी, दूसरे आप कवि हैं, जी जी, तीसरे आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में भी काम करते हैं। तो इन सब चीज़ों का तालमेल कैसे एक बिठाना? असल पे क्या है कि जो कवि मन है वो भीतर भीतर जागृत रहता है। और मैं बहुत छोटा था तब से मुझे कविता का ये शौक़ लगा था। तो मैं जहाँ कहीं जाता था, अगर मैं चिकित्सा कार्य भी करता था तो उसके प्रति रहने के साथ साथ जो कविता का भाव जगता था। जैसे मैं बस से जा रहा था, अब मैंने देखा अच्छे गांव दिख रहे हैं, लिपे पोते आंगन देख रहे हैं, तो मैंने कहा अरे तुमने कभी नहीं देखे हैं लिपे पुते आंगन, तुम क्या जानो कैसा गाँवों की गोरी का मन। तो इस पर लोगों ने समीक्षा की कि अरे गाँव की गोरी के मन की तुलना आपने लिपे पुते आंगन से कर दी। अब लिपे पुते आंगन में जो व्यंजना है वो अलग चीज़ है कि लिपे पुते साफ़ सुथरे आंगन की गोरी के मन से तुलना कर दी। तो मैं गांव में रहा, चिकित्सा कार्य करता रहा बराबर 40 साल, मैंने 50 साल गांव में ही सेवा दी। लेकिन मैं जब अवकाश का क्षण होता था तो बैठ जाता था ऐसे ही। मेरे आसपास बड़ा वातावरण वैसा था, तो मैं देख रहा था मेले को लोग जा रहे हैं, मेला में लोग जा रहे हैं, लोग नहा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो जो रोज़ की दैनिक क्रियाएं थी लोगों की, मैं श्रृंगार का कवि, तो लोगों की उस क्रियाओं में मुझे कविता दिखती थी और वो ऐसे कविता बन जाती थी। चिकित्सा का कार्य मैंने बहुत ईमानदारी से किया और मैंने उधर भी चिकित्सा में भी कम से कम 20 किलोमीटर में कोई चिकित्सक नहीं था, तो मैं वहाँ रहा। मैंने चिकित्सा का जितना मेरे से हो सकता था ईमानदारी से काम किया। और बाकी के क्षणों में कविता, जब मैंने आपसे एक बार और निवेदन किया था कि कविता तो अवतरित होती है, कविता सायास नहीं है। तो ऐसे ही अवतरित हो जाती है। आपने जो देखा, अनायास, या गांव में जो कुछ फील किया, महसूस किया और उससे कविता में कन्वर्ट हो गया वो। जी, वो तो कविता तो अनायास होती है, अवतरित होती है। कविता हम कोशिश करें तो कविता नहीं बनती है। और जहाँ तक इसका मूल्यांकन की बात है, तो मैंने कविता में वो काम पैदा किया, क्योंकि ऐसे कविता तो बहुत लोग लिखते हैं, लेकिन अगर कविता में कुछ विशेषता ना हो तो कौन आकृष्ट होगा। बुंदेली के लिए भी मैंने वो काम किया कि बुंदेली से इतर क्षेत्र है
वहाँ अगर बुंदेली का सम्मान नहीं होगा तो आपके बुंदेली को कौन पूछेगा। तो ये मन में भाव था कि बुंदेली को सम्मान मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल हुआ ऐसा ही है। मैं जब कविता लिखता था, छोटे 30-35 साल पहले की बात बता रहा हूँ कि मैं कविता लिखता था, तो उस समय 30-40 साल की मेरी उम्र रही होगी। तो लोग कहते थे ये क्या कविता लिखते हो आप। तो डॉक्टर विद्यानिवास जी मिश्रा बनारस वाले, वो बैठे थे, बड़ी हस्ती थे। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर मैं कविता के साहित्यिक पक्ष को लिखने वाला हूँ। कविता को अगर आपने ऐसे ही लिख दिया, उससे कुछ संस्कृति की सेवा नहीं हुई, साहित्य की सेवा नहीं हुई, तो वो लिखना बेकार है। तो सब इसके बुंदेली का जो परिष्कृत रूप है, जो साहित्यिक रूप है, उस पर मेरा काम है। उसका जो कला पक्ष है, उसका जो शिल्प है, उसका जो परिष्करण है, उसी तभी तो उसका 4 लाइनों में बुंदेलखंड की आभा को, बुंदेलखंड की यानी कि आप कहें कि उसके जोश को, उसके शौर्य को आप यदि बोलना चाहें तो कोई 4 लाइन है। भाई ऐसा है, बुंदेलखंड के ऊपर बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन अपन इतना तो कह सकते हैं कि बुंदेलखंड का मैंने बहुत वर्णन किया, बहुत लंबा चौड़ा वर्णन किया। एक छंद सुनाता हूँ आपको, और इस कविता को मैंने खजुराहो से शुरू किया। अब इसमें भी आप ये विशेषता देखेंगे कि ये खजुराहो के ऊपर कविता नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ कारीगरी करी जाएगी तभी होगा। तो इसका मैं जो दार्शनिक स्वरूप है खजुराहो का, वो कहना चाहता हूँ। उसमें एक लाइन थी, खास खुले खजुराहो में जाए के, नेक निहारो नीक निकाई, कंचन पे न कढ़े जो कला सो कला पथरान पे देत दिखाई। प्राण से फूंक दे पथरान में, काम कलान की कोटिक ताई, खान यही सकलान कलान की मोरी बुंदेलनी मेदनी माई। अब वो कहते जो खजुराहो के मंदिर हैं, लोग कहते इसमें युगल में चित्र बने हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक प्रतीक है। ऊंचे उतंग मतंग के दर्श और हर्ष उठे हुए में उमड़ाई, बाहर लौकिक लीक। मंदिर के अंदर आप देखेंगे कोई युगल चित्र नहीं मिलेगा। जैसे आदमी बाहर से कितना भी श्रृंगार प्रिय हो जाए, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा बैठी है उसको बिल्कुल विशुद्ध होना चाहिए। तो वो कहता, ऊंचे उतंग मतंग के दर्श और हर्ष उठे हिय में उमड़ाई, बाहर लौकिक लीक, मंदिर अंदर देखो अलौकिक ताई, ज्ञान को पाठ उजागर देत। ये पाश्चात्य देशों को बुंदेलखंड का खजुराहो ये बताता है कि आप बाहर से कैसे भी रहो, भीतर से बड़ा निर्मल होना चाहिए। बाहर लौकिक लीक और मंदिर अंदर देखो अलौकिक ताई, ज्ञान को पाठ उजागर देत, सचेत नहीं जग की समुदायी। पूरा विश्व नहीं है इसके लिए सचेत है, बुंदेलखंड सचेत है। बाहर लौकिक लीक और मंदिर अंदर देखो अलौकिक ताई, ज्ञान को पाठ उजागर देत, सचेत नहीं जग की समुदाई। पर मौन, ये मंदिर मौन है, मौन खड़ी समझावत है यह मोरी बुंदेलनी मेदनी माई। वाह वाह। ये मेरी धरती है जो सारे शिक्षा, सारा दर्शन विश्व को समझा रहा है। अच्छा, छत्रसाल से जुड़ी हुई भी आपकी एक कविता जो 4 लाइनें हैं कि हम कभी बुंदेली बानी के। हाँ। और उसके बाद उसमें पूरा आपने छत्रसाल से जोड़कर, पन्ना से जोड़कर सभी कुछ। तो वो 4 लाइनें भी आपसे सुनना चाहेंगे कि कम से कम बुंदेली कवियों की जो जोश होता है, जो ओज होता है, या जो वास्तव में उनके भाव होते हैं, जो तेज होता है, वो सब उन लाइनों में समाये। वो क्या मैंने पूरी कविता लिखी है, पर उसमें जो आप कह रहे हैं, ऐसा जैसे दतिया के महाराज ने चंगुल झिड़िया मारी, रानी की झांसी ने अपना शौर्य दिखाया, छत्रसाल ने दिखाया। तो इनके लिए ये स्वतंत्र कविताएं अलग हैं, पर एक छंद में मैंने इन चारों को समेटा है। वो देख लें। चंगुल में फंस चंगुल के, उन चंगुल में गई चंगुल मार दी, आलह ऊदल के दल ने सो रिपू दल के दल की दलदार दी। ये शिल्प है उसका, इसके दल के तमाम अर्थ निकल रहे हैं। और सोच साल के छत्र की दंड धरा बिच, जिसने अपने छत्र के दंड को जमीन में गाड़ दिया। साल के छत्र की दंड धरा बिच, सो छत्रसाल ने कीर्ति पसार दी। और वीर बुंदेलिनी, वीर प्रसूतिनी भूमि बुंदेलिनी की, इन वीरन कूख सुधार दी। एक छंद और सुनने लगे मैं, और ये लक्ष्मीबाई का छंद है। और इसका शिल्प देखें कि कालिका सी, वो बालिका थी लेकिन कालिका हो गई। कालिका सी बन बालिका नाना की, शत्रु समूह की छेदनी थी। और दैत्य पछेलनी, खेलनी जंग में खंग की संग सहेलनी थी, जो तलवार की सहेली थी। देश की आन
न जान दई निज जान दई दुख झेलनी थी, और मेदनी वीर बुंदेलनी पे मिट जो गई वीर बुंदेलनी थी। वाह। वो बुंदेलनी थी जो धरती पर मिट गई। इस तरह से अच्छा, थोड़ा सा अब पारिवारिक फिर लौट के आते हैं। जी। कविताओं से तो जुड़ाव है आपका, तो कविताएं तो हम सुनेंगे ही पूरी। जी, जी, जी। लेकिन परिवार से कैसे सपोर्ट मिला कि अब चूंकि डॉक्टर व्यवसाय है आपका और फैमिली में सब बच्चे हैं, पत्नी भी रही, वो एक दुखद क्षण आया कि पत्नी नहीं जो है दिवंगत हो गई, वो तो उस समय के उस दौर में सभी लोग थे, परिवार में छोटे बच्चे, पेशा डॉक्टरी का, रात को 12 बजे भी कोई खटखटा देता। बिल्कुल सही है। तो क्या लगता था कि उस समय कैसे आपको ज़रूरत थी परिवार से सपोर्ट की और वो कैसे मिला? देखिए, ये तो बिल्कुल निरापद बात है कि मुझे बहुत सहयोग मिला। मैं बहुत छोटा था और हायर सेकेंडरी के आसपास रहा होगा, तो मेरे गुरुदेव थे सरोटिया जी, तो वो हमारे पिताजी से कहा करते थे कि तुम क्या इसको कविता विता पढ़वाते हो, ये पढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा। ऐसा भी दौर आया? हाँ, जब मैं केवल पढ़ता था, छोटा था, तो कवि दौर आया, तो उस पिताजी हमारे बड़े ज्ञान के पक्षधर थे, तो सुनते थे, सरते। बाद में सुरोठे जी भी कहा कि मेरा चेला देखो कितना बड़ा हो गया। मेरे प्रिंसिपल हुआ करते थे जब मैं छतरपुर मंच पे पढ़ता, तो इनकी छाती फूल बोले देखो ये पढ़ रहा मेरा चेला है, मेरा शिष्य है। अब परिवार का, जब मैं सर्विस में आया तो परिवार का भी बहुत सहयोग मिला। मेरी पत्नी मेरे बच्चों को ले जाती थी बाहर कि तुम यहीं बैठो, अभी पापा का चांद चमक रहा है। अगर मैं कविता लिख रहा होता है तो बच्चों को ले जाती थी बाहर कि उधर नहीं जाना, उधर पापा का चांद चमक रहा है, इस तरह से। तो उनने कभी हमें ये नहीं होने दिया, अगर हम रात को उठ बैठे कविता लिख रहे हैं तो कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ, कविता पूरी हो गई। उन्हें ये मालूम था कि हमें बीच में नहीं बोलना है, तो इस तरह से उनका सहयोग रहता था। बच्चे, पिताजी मेरी पत्नी सब बड़े सहयोगी थे। यहाँ तक कि मेरे गांव के लोग जानते थे कि डॉक्टर साहब कुछ लिख रहे हैं भीतर, किसी ने बता दिया अभी मत बोल, तो वे बेचारे आध घंटे बैठे रहते थे। पता रहता था। हाँ, वहाँ उन्हें पता रहता था कि कुछ ना कुछ हाँ, चल रहा है। तो वे इतना सहयोग करते थे, अगर उन्हें आध घंटा वेट करना पड़े तो, हालांकि हम अपने सबॉर्डिनेट कह देते थे। कवित्व भाव जो होता है जी, वो जो उनकी मदद करता है उन पे भी एक आध कविता तो लिख ही देते हैं। तो क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने अपनी पत्नी पे कोई कविता लिखी हो? अब वो सर क्या है कि ये ऐसी बात तो नहीं हुई, लेकिन जब वो एक बार उनने हमसे बोले आप जो है जितनी कविताएं, आप श्रृंगार के कवि हैं और जितनी कविताएं आपने लिखी वो पुरुष वर्ग की तरफ से लिखी, महिलाओं की तरफ से कोई कविता नहीं लिखी। अच्छा। और आपने जितनी श्रृंगार की कविताएं हैं सब पुरुष वर्ग से आप लिखते हो। तो मैंने कहा देखो कभी बनेगा तो मन होगा तो फिर लिख जाएगी, समय होगा। हाँ। तो मैंने एक बहुत श्रृंगार की बड़ी श्रेष्ठ कविता लिखी, लोग उसको बहुत सराहना करते हैं जी। इसको मैंने लखनऊ में ही पढ़ा और वो पेपर की हेडलाइन बनी जी। तो उसकी एक दो पंक्ति आप सुन लें, एक आध बंद सुन लें जी। तो ये नारी वर्ग की तरफ से श्रृंगार की कविता है, वो महिला वर्ग कहता है जी कि वे रहते तब रसवंती बातें हो जाती हैं, जब वे रहते तो रसवंती बातें हो जाती हैं, ठहर गए तो रसवंती रातें हो जाती हैं, वे रहते तो रसवंती बातें हो जाती हैं, ठहर गए तो रसवंती रातें हो जाती हैं। अब जो आप कहते हैं और मैं भी कहता हूँ कि कविता में कुछ विचित्रता होनी चाहिए, कुछ स्पेशलिटी होनी चाहिए, कुछ क्रिएटिविटी होनी चाहिए। अगर आप घिसी घिसाई बातें करते हैं तो कोई मायना नहीं है। इसमें वो बंद देखिए, एक वैज्ञानिकता है, समुद्र बरसात कैसे होती है, समुद्र जो है वो गर्मियों में गर्म होता है, गर्म होने के ऊष्मित होता है, बिल्कुल ऊष्मित के बाद ऊर्जित होता है, उसमें ऊष्मा होती है, फिर उसकी भाप निकलती है, फिर जाके बादल बनते हैं, फिर हवा चलती है तो बरसात होती है। ये है। अब इसको रूपक देखिए श्रृंगार में, बेर रहते तो रसवंती बातें हो जाती हैं, ठहर गए तो रसवंती रातें हो जाती है, सिंधु वाष्पित हुआ। ये पूरी क्रिया शरीर में भी होती, शरीर में भी एक बादल बनता है,
और वो भी जब समुद्र ऊष्मित होता है, ऊर्जित होता है, वो सारी प्रक्रिया देखिए। वे रहते तो रसवंती बातें हो जाती हैं, ठहर गए तो रसवंती रातें। ये सिंधु वाष्पित हुआ सघन हो गई गगन पूजी, ये बादल है। इसी तरह से शरीर में भी एक पूंजी बनती है, और जो गगन पूंजी है जो दिखती नहीं है। सिंधु वाष्पित हुआ सघन हो गई गगन पूजी, पुरवाई चल पड़ी तो बरसातें हो जाती हैं, बेरहते तो रसवंती बातें हो जाती हैं, ठहर गए तो रसवंती रातें हो जाती है। इसका एक और बंद है, वो बहुत मूल्यवान है, और वो सुन लीजिए। जी जी। गात कभी आधारो, आधार कहते हैं जिस पर कोई सामान रखा हो, और जो चीज़ रखी हो वो आधे। तो इधर गात आधार और आधे गात ही है, कभी गात आधार कभी आधे गात ही है। और कोई आता है तो उसको आप सौगात देते हैं, कोई गिफ्ट देते हैं, तो क्या गिफ्ट दी जाती है? कभी गात आधार कभी आधे गात ही है, गातों पर ही अंकित सौगातें हो जाती हैं, बेरहते तो रसवंती बातें हो जाती हैं, ठहर गए तो रसवंती रातें हो जाती हैं। वाह, अच्छा। अब जैसे उत्तर प्रदेश की आपने जिक्र किया, तो कभी ऐसा नहीं लगा कि आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं, उत्तर प्रदेश सरकार सम्मानित कर रही है, मध्य प्रदेश अछूता रख रहा है और केंद्र सरकार सम्मानित कर रही, तो कभी ये पीढ़ा देखिए, साहित्यकार जो होता है वो बहुत कुछ एनालिसिस करता है, लेकिन ये इस बारे में भी कुछ आपका कहना बिल्कुल बिल्कुल सही है, नितांत सही है, और ये बात है, मानव मन है तो आना स्वाभाविक है। लेकिन हुआ क्या कि हम लोग फक्कड़ आदमी, हमें जितना चिकित्सा में मान सम्मान मिला, जितना कविता में मान सम्मान मिला, मैं अपने उतने में संतुष्ट रहा, एक बात। दूसरी बात यह है कि मुझे उत्तर प्रदेश से इतना प्यार मिला, इतना दुलार मिला, जब मुझे उत्तर प्रदेश का सम्मान मिला तो मुझे तलाशा गया, बोले भाई एक जड़िया है कहीं देखो, तो उरे ही फ़ोन गया डीएम के पास, डीएम ने पता लगाया, अरे बोले वो तो छतरपुर में रहते हैं, तो मुझे बुला के सम्मान दिया गया। और वो उत्तर प्रदेश में मैं तमाम जगह पहुँच गया, और मेरी कविताओं का जो सही मूल्यांकन हुआ वो उत्तर प्रदेश में हुआ। लोगों ने समझा, लोगों ने मुझे बैठा के सुना, मुझे तो तमाम गोष्ठियाँ करी। अब तो केंद्र सरकार ने भी एनालिसिस किया, तो मध्य प्रदेश ने नहीं किया, तो मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। मैं इसलिए कि ये उनका आउटलुक है, उनका वो मूल्यांकन है। मुझे तो इतना प्यार दुलार मिला कि मुझे ऐसा नहीं लगा, लोगों को लगा, ये बात कहते हैं लोग, आप भी कह रहे हैं, मेरे मन में भी कभी क्षण में ये आया, लेकिन मुझे इससे कोई उनसे शिकायत नहीं है। बात तो सही यही है जो आप कह रहे हो, लेकिन हमें कोई शिकायत नहीं कि वो उनका काम है, हमारा काम तो कर रहे हैं। हाँ, साधना करना था। जी जी। अब थोड़ा सा जैसे बुंदेलखंड के आप एक छोटे से गांव में आपने बोला कि हम सब देखते थे, तो वो ठीक है कि साहित्यकार है तो वो सब आलोचना भी देखते हैं, समालोचना भी करते हैं, क्रिएशन भी करते हैं। आपके एक बालिकाओं से संबंधित भी एक कविता आपकी रही है, चपेटा का हमने सुना है ऐसा, जो आपके समकक्ष लोग हैं वो उन्होंने ही हमें बताया कि ये एक बहुत ही एक ऐसी रोमांचित कर देने वाली कविता और बुंदेलखंड को सीधे जोड़ने वाली, और वो वास्तव में वो जो भाव उसमें निकल कर आते हैं, उसकी भी एक दो लाइनें आपसे सुनेंगे। वो क्या है सर कि मैंने जितनी कविताएं लिखी बुंदेली की, यही हमारा काम है कि मैंने कोई भी कविता लिखी उसमें कहीं ना कहीं संस्कृति, कहीं ना कहीं संस्कार, कहीं ना कहीं साहित्य, कहीं ना कहीं शब्दों की बुनावट, और कहीं ना कहीं शास्त्र की चिंता मैंने रखी है। अगर उसमें पिंगल नहीं है, भारतीय शास्त्रीय नहीं कुछ नहीं है, तो उसमें कोई काम नहीं है, और उसी हिसाब से ये पाठ्यक्रम में शामिल हुई। वरना आप अगर कोई ऐसी काम नहीं करते हैं जो आपका धरोहर बने, आपका साहित्य बने, तो आपको कौन पूछेगा। ये सागर यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में भी है और बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। जी, बुंदेलखंड में इसमें तो 197 कॉलेजेस हैं जी, तो उनमें बुंदेली के एमए पाठ्यक्रम में शामिल हुई है, प्रीवियस में भी, फाइनल में भी। तो वो ये जो कविता चपेटा की थी, ये इस तरह से इसकी मैंने रचना हुई कि मुझे ये लगा कि ये किशोरियों के कोमल कोमल हाथ और ये पत्थरों का खेल क्यों खिलाया जाता है,
बुंदेलखंड में। ये तो उसकी मैंने व्याख्या की और उसका उत्तर केवल बुंदेलखंड में है। वो ये इस तरह की थी कि वो क्यों खेलती हैं, क्या खेलती हैं, तो उसमें सारी दार्शनिक भाव है, उसमें श्रृंगार भाव है, उसमें निर्वेद भी है, रियलिज्म है। हाँ, उसमें एक ही कविता में वास्तविकता भी है, उसमें वीर रस भी है, उसमें श्रृंगार रस भी है। तो उसमें एक दो लाइन आप उसकी शुरू की सुन लीजिए और एक वो सुन लीजिए कि ये बुंदेलखंड में चपेटा खेल क्यों होता है जी। तो उसमें ये था, एक तो उसमें क्रिया देखिए, बैठती कैसे हैं लड़कियां, टोरें टाँक मरोरें फेंटा, देह नेह में घोरें, मानो इंद्रधनुष के सातों रंग विराजे दो रहे। 7 लड़कियां बैठी, ऐसे लगता है इंद्रधनुष के 7 रंग बैठे। अब उसमें जो बरसात का खेल है तो बरसात की उपमा है, कौनो हरी मुनैया, कौनो रक्तम वीर बहूटी, ये सब बरसात में होता है। कौनो कलित कलाधर की जो किरण क्षितिज से छूटी, ऐसा लगता है कि चंद्रमा की किरण टूट के नीचे गिर गई। तो रूप आगरी कौनो कौनो गुण उजागरी नौनी, और रूप और गुण की कौनो सम्मिलित सुकृति अनहोनी। तो ये सब होते हुए बाद में चपेटा का दार्शनिक पक्ष देखें, वो चपेटा पत्थरों का खेल है, ऊपर जाता है नीचे आता है, कबहू योग कबहू वियोग। कभी चपेटा ऊपर जाता तो नायिका से नायिका का वियोग हो जाता है लड़की का, तो वो भी बचपन में सिखा दिया जाता है कि कोई अलग हो जाए तो चिंता मत करना, लौट के चपेटा घर पे ही आएगा। कैसे वियोग में विहार करे, कोई कहीं चला जाए हवाई जहाज से पर लौट लपक आ जावें, इनकी नरम कलैयाँ कबहू लचक लूम लेती हैं, पटक भूम पे देती कबहू चटक चूम लेती हैं। ये क्रिया विधान है उसका चपेटा का। अंतिम लाइनें सुने कि ये खिले खिलाए हाथ मजे जा रहे हंसी हंसी में। ये कठोर बनाए जा रहे हैं लड़कियों के हाथ बुंदेलखंड में। क्यों बनाए जा रहे हैं? ये खिले खिलाए हाथ मजे जा रहे हंसी हंसी में, इन हाथन की हद देख गए हैं हरीफ झांसी में। और ये मेहंदीले हाथ रंग देते अबीर देते हैं, और वक्त पड़े तो ये दुश्मन का जिगर चीर देते हैं। तो इस वजह से वो उनको मजबूत बनाया जाए, इसलिए हमारे बुंदेलखंड में चपेटा। अच्छा, बुंदेलखंड के साहित्य से आप इतना जुड़ाव रखते हैं जी, क्या लगता है इस साहित्य को देश में फैलना चाहिए, या इसको फैलाने में क्या ऐसा कुछ होना चाहिए जो आपके मन में हो? हाँ, ये बात मेरे से उधर पूछी भी गई थी संस्कृति विभाग में। तो मैंने कहा भाई इसके बारे में ये होना चाहिए, एक तो प्रत्येक विश्वविद्यालय में बुंदेली पीठ बनना चाहिए जी। बुंदेली की जितनी विधाएं हैं, चाहे वो गद्य में हो, पद्य में हो, पर्यटन में हो, जैसे पत्रकारिता में हो, और पर्यटन के हो, जो जितनी रिपोर्टाज हों वे सब बुंदेली में करी जाए। बुंदेली के कोर्स को बनाया जाए, उसके पीठ जो बुंदेली की पुरानी संग्रह ग्रंथ हैं उनको संग्रहित किया जाए, वे नष्ट न हो जाएं। हम सब भी बुंदेलखंडवासी बुंदेली में बात करें, तो इसलिए इसकी समृद्धि इससे बन सकती है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो बुंदेलखंड में अपनी विचित्र हैं जी। जैसे मैंने आप अगर एक बार निवेदन किया हो कि हिंदी साहित्य का पहला आचार्य कवि बुंदेलखंड का कविंद्र केशव जी। और कविंद्र केशव भी ऐसा नहीं, साहित्य में कहा गया जाको देन न चाहें विदाई पूछें केशव की कविताई। इतनी कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता था केशव को। वो बुंदेलखंड में पहला आचार्य हिंदी साहित्य का, और हिंदी साहित्य का अंतिम आचार्य भी बुंदेलखंड का। बीच में पूरा हिंदुस्तान है। तो जो आचार्य कोट का क्षेत्र है जहाँ पर इतना समृद्ध साहित्य है कि अगर पूरे हिंदी साहित्य में से बुंदेलखंड के 12 साहित्यकारों कवियों को निकाल दिया जाए तो हिंदी साहित्य आधा रह जाता है। ऐसे समृद्ध साहित्य को, ऐसे समृद्ध भाषा को हमेशा पल्लवन सरकार इतना कुछ कर रही है बुंदेलखंड के इतिहास को संजोने, बुंदेलखंड की प्रतिभाओं को निखारने, उभारने। तो आप चूँकि साहित्य के सभी लोगों से जुड़ाव रखते हैं, बुंदेली कम से कम, और देश के साहित्यकारों से तो रखते ही, क्योंकि मंच साझा किया आपने कवियों से भी। तो जो बुंदेली साहित्यकारों की पीढ़ा है वो क्या है, क्या होना चाहिए बुंदेलखंड में? देखिए, काम तो हो रहा है, निश्चित है, गद्य नहीं था अब हो रहा है, लेकिन बुंदेली साहित्यकारों को बुंदेली के ठेठ रूप से निकल के परिष्कृत रूप में आना पड़ेगा। आज हम कहें कि बैलगाड़ी सलक गई तो सलक ही समझाना पड़ेगा। ठीक बात। तो हमको बुंदेली के उस परिष्कृत रूप को आना चाहिए जो गंगाधर व्यास ने किया। गंगाधर व्यास ने बुंदेली लिखी और कितनी शानदार लिखी, और लेकिन उसमें साहित्यिकता है। गंगाधर व्यास की वो एक चौकड़िया थी, होली चल रही है जी,
कि जो तिल लगत गाल पे नी को, गंग व्यास जी का है ये। जी। अब वो तिल की उपमा कर रहे हैं, नायिका के गाल पे तिल है काला। देखो कवि का चमत्कार देखिए, और उसका परिष्करण देखिए, भाषा देखिए। बुंदेली है लेकिन अपने साहित्यिक रूप से बहुत वैभवशाली रूप में प्रकट हुई आज से 100 साल पहले। जो तिल लगत गाल पे नी को, मन मोहत सभी को। देखिए पूरा सब समझ में आ रहा है। और बुंदेली है, क्यों को लगा है, सो लगा है, जो सहायक क्रियाएं हैं और जो अनुस्वार है उससे बुंदेली रूपायित हो जाती है। जो तिल लगत गाल पे नी को, मन मोहत सभी को। कहता है गरल कंठ ले आए विराजो कैपति पार्वती को। बोले तिल है या शंकर बैठा है? बोले कौन सा शंकर? बोले जिसने गरल पिया था, जिसका गला नीला है, जो पूरा नीला पड़ गया, वो नीला शंकर जरा सा बन के इसका तिल बन गया है। जो तिल लगत गाल पे नी को, मनमोहत सभी को। गरल कंठ ले आए विराजो कैपति पार्वती को। अब वो फिर उपमा करता है, उत्प्रेक्ष अलंकार करता है। बोले नहीं, कह निर्मल दर्पण के ऊपर सुमन धरो अरसी को। बोले क्या इस गाल इतना चमचमाता है कि उसमें परछाई दिखती है? तो बोले निर्मल दर्पण के ऊपर अलसी का फूल रखा है क्या? अलसी का फूल भी नीला होता है। फिर आखिरी लाइन में कहता है जो कहना चाहता है, क्योंकि प्रशंसा गाल की नहीं हो रही, नायिका की नहीं हो रही, प्रशंसा तो तिल की हो रही। तो वहीं सेंट्रलाइज करता है कवि। बोले गंगाधर मुख लगत सांवरो राधा चंद्रमुखी को। बोले पूरा मुंह जो चंद्रमुखी थी वो नीला हो गया। अब यानी मुंह की कोई बस प्रशंसा नहीं, तिल की प्रशंसा होनी है। इसलिए वो कहता है गंगाधर मुख लगत सांवरो, सारा मुंह सांवला हो गया। क्यों? बोले उस तिल की वजह से। ये शिल्प है, ये साहित्य है, और ये उसका परिष्करण है। इस तरह से अगर होगा तो बुंदेली का भविष्य बहुत ही ज्वाजलमान है। बिल्कुल। हर कवि के पीछे जी। या हर सक्सेसफुल व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ होता है। ये अमूमन एक टैग लाइन है। आपके पीछे किसका ऐसा रहा हाथ कि आपको लगा कि अब हमें आगे जाना चाहिए और इस स्टेज पर जाना चाहिए कि जिससे हम अपनी जो संजो रहे हैं, जो कविताएं संजो रहे हैं, जो साहित्य संजो रहे हैं, वो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए मददगार हो? अब आपकी अगर कहावत को सिद्ध करने के हैं तो वो भी की जा सकती है। बाकी मेरा लगाव तो काव्य के प्रति था, लेकिन जैसा आप कहते हैं कि एक महिला का हाथ भी होता है, तो मेरे एक मित्र कहा करते हैं, बोले तुलसीदास जी को रत्नावली ने तुलसीदास बना दिया, और वो उनको ऐसा फटकारा कि रत्नावली अलग रह के और तुलसीदास बना दिया। और बोले जड़िया जी को भाभी ने साथ में रह के कवि बना दिया। वाह। क्योंकि वो इतनी मेरे निकट रही, और मैंने जितने भी ग्रंथ पढ़े, मेघदूत पढ़ा, कालिदास का कुमार संभव पढ़ा, जो भी पढ़ा, तो हम लोगों ने साथ बैठ के पढ़ा। अच्छा, इंटरेस्ट उनको भी था? उनको इंटरेस्ट था भी, और कुछ हमने पैदा किया, कुछ वातावरण ने पैदा किया। ऐसा तो नहीं जबरदस्ती? नहीं, कुछ वातावरण ने पैदा पढ़ रहे हैं तो हमें भी पढ़ना पड़ेगा? नहीं, वो कुछ नहीं था। वो हम लोग क्या थे कि साथ साथ अस्पताल चलाते थे, साथ साथ अब समय था देहात में थे, तो वो ग्रंथों का अध्ययन हम लोग करते थे और उसका आनंद लेते। जो कविता का रस है वो जो है, रस निष्पत्ति जो है, वो सभी को सहयोग बराबर रहा, सभी को आकृष्ट कर सकता है। जी, तो सहयोग बराबर रहा। बिल्कुल। ऐसा भी क्षण आया आपका कि वियोग हुआ? ऐसा भी क्षण आया कि आपको कभी ऐसा लगा कि अब थोड़ा सा एक अलग तरीके का, कि अब हो गया, कविताओं से मोह भंग हो गया, लेकिन फिर सोचा हो कि नहीं अब तो जाना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ तक आ गए तो आगे भी जाना पड़ेगा? देखिए ऐसा तो नहीं हुआ कि, लेकिन हमें एक आध कालखंड ऐसा आया, एक आध साल का, कि मैंने कहा यार कविता तो वो बन नहीं रही है, कविता में ये पॉज क्यों आ गया, गैप क्यों आ गया। तो मैंने कहा मेरी कोई फॉल्ट रही होगी। तो मैंने सरस्वती से आराधना की और वो कालखंड भी बीत गया। वियोग की बात तो ऐसी है कि हम लोग कवि आदमी हैं। अगर मेरी पत्नी घर ही आ गई तो मैंने उस पर ही वियोग लिख दिया है, तुम नहीं आए तो अपनी मूर्छित देहरी हुई, तुम्हें क्या मालूम कैसे सुबह दोपहरी हुई। तो इस तरह के तो घटनाएँ होती रहती हैं कवि के मार्ग में, और वो घटनाएँ क्या, वो एक चलती हुई सतत प्रक्रिया है, उसके तहत आप कुछ भी लिख सकते। कभी मैम आपसे बिछड़ गई जब लगा कि अब तो बस ऐसा एक कालखंड आया होगा कि अब बड़ी पीड़ा मन में है, तब कोई कविता का ऐसा? स्वाभाविक है, ऐसा तो होता ही है। तो वो मैंने तमाम गज़लें लिख मारी, 8-10 गज़लें हो गई, याद तो है नहीं, एक आध लाइन सबकी सुना सकते हैं, एक आधी लाइन। हाँ,
देखिए, जब तुम नहीं तो प्यार का मंजर नहीं रहा, लगता है जैसे कि प्राण प्राण के अंदर नहीं रहा। और लहरों के वैसे तो जो कुछ जिस तरह था उस तरह ही है, पर जाने क्यों लगता है कि सुंदर नहीं रहा। जब जाने क्यों लगता है कि सुंदर नहीं रहा, और वो लहरों के आने जाने का जारी है सिलसिला, पर ज्वार भाटे वाला समंदर नहीं रहा। इस तरह की तमाम कविताएं लिखी। अब वो तो एक स्वाभाविक। हाँ, एक और भी लिखी थी वो कि अब तुम नहीं तो तुम्हारी अंगड़ाइयाँ तो हैं। ये जो अमूर्त तत्व है, जिसका देह से कोई लेना देना नहीं, जो मनोभाव है, उसकी गज़ल है। जब तुम नहीं तो तुम्हारी अंगड़ाइयाँ तो हैं, बे उस समय की गूंजती शहनाइयाँ तो हैं। और टकसाली हंसी के अगर कुछ सिक्के गुम गए, तो ना नुकर के बाद की सच्चाइयाँ तो हैं। ना नुकर के बाद। इस तरह की तमाम गज़लें हैं। और वो सब हमारे स्टाफ बोले सर अब देखिए मैडम को गए 1 साल हो गए, अब वो मेरे रास्ते में बात करते जा रहे थे वे लोग, वहाँ जाके गज़ल लिख गई। धीरे धीरे साल हो गई और ये कुटिया कंगाल हो गई। इस तरह से तो ये सब होता रहता है। ये तो अब जीवन के हिस्से है, पार्ट ऑफ लाइफ है। बिल्कुल बिल्कुल। अब पद्मश्री से आपको नवाजा गया। जी जी। बुंदेलखंड क्या पूरे मध्य प्रदेश में केवल 5 व्यक्ति ऐसे हैं जिनमें से एक आपका नाम है, और देश में पद्मश्री के 107 व्यक्ति ऐसे हैं जिनमें आपका नाम है। जी जी। भारत सरकार से या मध्य प्रदेश सरकार से कुछ ऐसी स्वयं की अपेक्षा भले ही ना हो, कुछ ऐसी अपेक्षा कि जो आप अपनी बात रखना चाहें कि कम से कम बुंदेली जो छात्र हैं, बुंदेली युवा हैं, या बुंदेली कल्चर है, उसको आगे बढ़ाने में वो चीज़ सहायक हो। देखिए, मैंने आपसे निवेदन किया, बुंदेली के रंगमंच होने चाहिए, बुंदेली के कवि सम्मेलन होने चाहिए, बुंदेली की विचार गोष्ठियाँ होनी चाहिए, बुंदेली के जो अनछुए पहलू हैं उन पर चर्चा होनी चाहिए। कैसे हो सकती हैं ये सब शासन के द्वारा ही होगी। शिक्षा संस्थानों में उसको आयोजन दिया जाए, उसके लिए राशि। अच्छा, जिनको पुरस्कृत किया जाता है या जिनको पुरस्कार मिलता है, उनकी भूमिका क्या होनी चाहिए इन सब चीज़ों में? यदि बुंदेली कोई कल्चर को बढ़ाने कोई यानी संस्थान बने या सरकार ही कुछ ऐसी पहल करे, तो इनकी भूमिका भी उनमें होनी चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट एनालिसिस करने वाले लोग। बिल्कुल उनकी भूमिका इसलिए होनी चाहिए कि वो ही उस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। मैंने आपसे बताया होगा कि यूपी में वो एक लोक भाषा यूनिवर्सिटी बनने वाली थी, किन्हीं कारणों से वो अभी पेंडिंग है। तो मेरे को कुछ नहीं मालूम था, वहीं से फ़ोन आया कि आपको बुंदेली का स्पेशलिस्ट नियुक्त किया जाता है यूनिवर्सिटी का, जो लोक भाषा यूनिवर्सिटी, जितनी लोक भाषा है उनकी एक विश्वविद्यालय बनाने वाले। तो ये सरकार की तरफ से भी कल्पना की जाती है, उसको साकार किया जाता है। हम सबको, सब मध्य प्रदेश की सरकार हो, कहीं की भी सरकार। अभी मध्य प्रदेश के एक विभाग ने, संस्कृति विभाग ने एक कार्यक्रम किया था, उसमें भी ऐसे बहुत सारे आप जैसे लोग थे, उनको नहीं बुलाया था। तो क्या ऐसा लगता है कभी कभी ये होता है कि हमको नोटिस नहीं किया जाता या बुलाना चाहिए? या मेरी कोई अपेक्षा नहीं, मेरी कोई उनसे शिकायत नहीं, ये मेरा काम मैं करना चाहता हूँ। उनका काम क्या है? भले ही ना हो, देखिए स्वयं की अपेक्षाएं भले ही ना हो, लेकिन सामाजिक जो अपेक्षाएं हैं या सामाजिक जो करने की जज्बा है वो तो कम से कम। देखिए, अब आप खुद ही समझते हैं, आप कह भी चुके हैं कि जब भारत सरकार ने ये सब दे दिया, अब कोई मायने नहीं है। अब क्या आगे क्या करने का इरादा है? अब क्या, जैसे आप पद्मश्री से नवाजा जा चुका, मान लीजिए सरकार की पहल में भले ही देर हो, लेकिन आपकी पहल अब क्या होने वाली बुंदेलखंड को लेकर या देश में बुंदेली भाषा के उत्थान? मुझे बुंदेली की सेवा आजीवन करनी है। मुझे अपने से छोटे लोगों को, जो उनको मुझसे अपेक्षा हो, मुझे वो करना है, प्राणपण से करना है। बुंदेली संस्कृति की, बुंदेली साहित्य की, बुंदेली संस्कृति की, बुंदेली के जो ग्रंथ हैं, जो बहुत आदरणीय ग्रंथ हैं, उन पे शोध की, जो मेरे से बन सकेगा। अच्छा, बुंदेली जो छात्र हैं वो कुछ पढ़ना चाहें या बुंदेली भाषा के बारे में कुछ डीपली ज्ञान लेना चाहें, जनरल बुंदेलखंड के लोग बुंदेली बोलते हैं अमूमन है, उनका स्वागत है, लेकिन वो क्या ऐसा करें कि कम से कम वो उस नॉलेज को ग्रहण कर सके? क्या ऐसे साहित्य पढ़ें, कहाँ जाएं? अब वो क्या है कि आजकल सारी सुविधाएं हैं,
हमारे छतरपुर यूनिवर्सिटी में भी शोध छात्र हैं, बुंदेली पे भी कर रहे हैं, बुंदेली पढ़ भी रहे हैं, और वो हमें बुलाते भी हैं। बच्चों के प्रश्न भी होते हैं, उनका उत्तर। कैसे प्रश्न होते बच्चों के? आप उनका प्रश्न इस तरह के होते हैं जो हमारी संस्कृति को लेके होते हैं। बोले भाई ये कंगन जो है वो इसमें गुंजू क्यों लगाई जाती है? ये तो ठीक बात तो है। उससे एक लड़की ने जिज्ञासा पूछा, है। मैंने कहा बिल्कुल सही पूछा। तो वो एक हमारी कविता थी, गुंज गरे में कंकण गुंज, वो कोर्स में थी। तो बोले ये गुंज क्या होता है और ये गुंजू को ऐसा क्यों बनाते हैं, इसकी क्या ज़रूरत है? तो मैंने कहा पहली बात तो ये कि ये हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, शादी में सबका सहयोग चाहिए था, पहली बात। दूसरी बात, गुंज मैंने कहा एक आभूषण था जो गले में पहना जाता था, और इसको भी गुंज कहते हैं, गुंजा कहते हैं। मैंने कहा इसका ये आशा है कि अब आपका शादी होने वाली है, आपका 2 पक्ष होंगे, जीवन के 2 पक्ष। ये जो व्याख्या सुनी है कंगन की, तो मैंने कहा इसके 2 पक्ष हैं जीवन के, अच्छा भी खराब भी। गुंजू में 2 रंग होते हैं, काला भी और लाल भी। तो वो जब गुंजू बनाई जाती है कंगन, तो उसके छेद गर्म करके उसके की लोहे को और गुंजू के काले तरफ से बेधन कर दिया जाता। कहने का आशय कि जीवन की जो कालीमा है उसको बेधन करिए, जो लालिमा है उसको फैलाइए, ये कहने का आशय है। और कोई ऐसा प्रश्न? और रण कंकण है ये, आप एक जीतने जा रहे हैं। ये जैसे रण का कंकण जो बुंदेलखंड में बनता था, ये कंकण है, रण कंकण है। ये भी एक युद्ध है, इसको भी आपको जीतना है, प्यार और प्रेम से जीतना है, दुलार से जीतना है, पूरा जीवन जो है सादगी से निर्वाह करना है। कभी किसी छात्र ने ऐसा क्वेश्चन नहीं किया कि लगा हो कि अब इसका आंसर कैसे दें बुंदेली में? अभी तक तो नहीं आया, लेकिन ये कोई हमारे लिए अपमान का विषय नहीं है। हो सकता है कि हम उसको नहीं जानते हो, हमें उस पर शोध करना चाहिए। हम ये भी कह सकते हैं, पूछता तो कि भाई हम इसको बताएंगे, कल बताएंगे, समझ के बताएंगे, या इसका अभी उत्तर नहीं है, किसी बुज़ुर्गों से पूछेंगे। ऐसा युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे डॉक्टर अवध किशोर जड़िया? मैं तो ये कहना चाहूँगा भाई, बुंदेली की श्री वृद्धि करिए, इसकी श्री वृद्धि हो, साहित्य की श्री वृद्धि हो। बुंदेलखंड जो शौर्य और साहित्य की धरती कही जाती है, तो शौर्य में जो कुछ कर सकते हो उसमें करिए, जो साहित्य में कर सकते हो उसमें करिए। इसका परिवर्धन पल्लवन होना बहुत ज़रूरी है। एक कविता ऐसा नहीं हो, कोई भी कवि हो, उसको 1-2 कविताएं बहुत प्रिय रहती हैं। जो आपकी सबसे प्रिय कविता हो उसकी 4 लाइनें बस। देखिए, कविता तो सब प्रिय है, सब प्रिय है। एक पिता के विपुल कुमारा, तमाम बच्चे होते हैं, उनमें कहे भाई कौन सा अच्छा है, उसको सभी अच्छे लगते हैं। तो ऐसा तो एक फिर भी एक श्रेष्ठ कोई हो, ऐसा लगता हो कि इसको सुनाना चाहिए। चलिए कोई एक कविता सुन लेती है जी, बिल्कुल छोटी सी कविता सुन लें, और इसको बहुत लोग सुनते भी हैं जी। एक हमारे यहाँ श्रृंगार की कविता है, और वो उसकी 2-3 लाइनें सुन लें आप। पूरी कविता तो लंबी हो जाएगी जी। ये प्रतीक्षा का गीत सुन लें जी। तो एक नायिका खड़ी हुई है दरवाजे पे और प्रतीक्षा कर रही है। इसमें भी जो शब्दों की बनावट है, जो कविता का शिल्प है, कला पक्ष है, वो देखें। अखियन के कजरा में अगवानी को मंत्र समारे, उसके काजल में वो मंत्र है जो आने वाले को आकर्षित करता है। अखियन के कजरा में अगवानी को मंत्र समारे, बेसुमार सुकुमार सजीली मार भरो मन मारे। मार कहते कामदेव, कामदेव के मन जो उसके भीतर कामदेव है, उसको मन को मार के दरवाजे पे खड़ी है। आए ना अब लो संध्या की, अब लो लगन लगी है। अब लो में तो बात है, जो दीपक की लौ है वो, जो भीतर लगन की लौ है वो, हाँ लो लगी है। जगन लगी पीड़ा दीर्घ, दर्शन की द्रगन लगी है। और इसकी एक पंक्ति देखें कि अपलक दीठ बरौन सो। ये बरौनी जो होती है, ये हमारे बुंदेलखंड में झाड़ू कैसी लगती है, तो वो छाछ पूरा रास्ता देख रही है कि ये है, ये नहीं आया, ये नहीं आया। अपलक दीठ बरौन सो, वर पथ बुहारती जैसी, प्रियजन के पूजन में प्रस्तुत सजी आरती जैसी। अब उसका पूरा रूपक है। और अंतिम उसको सुनिए। अंगन को स्फुरण, उसके अंग फड़क रहे हैं,
तो कौन कौन से अंक बढ़ रहे हैं? अंगन को स्फुरण भरे हैं अभिलाषा आज भुजन की, भुजाएं फड़की तो भुजाओं का मिलन होगा। इस तरह की ये कविता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अवध किशोर जड़िया जी, आपने हमसे बातचीत करने का समय निकाला और सारी बातें आपने हमसे साझा की। तो ये थे डॉक्टर अवध किशोर जड़िया जी, जो पद्मश्री से सम्मानित हैं भारत सरकार से। और सबसे अहम बात है कि बुंदेली जो साहित्य है उसके सृजन से लेकर उसकी व्याख्या से लेकर और अपना कवित्व उसमें पूरा पिरोने वाले डॉक्टर अवध किशोर जड़िया ऐसे अद्भुत, या हम ये कहें कि बुंदेलखंड के गौरव हैं, जिनके जो साहित्य है या जिनका जो लिटरेचर है वो बुंदेलखंड के छात्र भी पढ़ रहे हैं। उनका एक ही सपना है कि कम से कम बुंदेली में रिसर्च हो और बुंदेली जो युवा हैं वो युवा ऐसा कुछ अध्ययन करें कि बुंदेली साहित्य और बुंदेली भाषा का जो मान सम्मान है वो पूरे देश में हो। डॉक्टर अवध किशोर जड़िया की अपेक्षाएं आकांक्षाएं बहुत कुछ भले ही ना हो, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार से इतना ज़रूर है कि बुंदेली भाषा के क्षेत्र में कोई ऐसी जो चीज़ें हों कि या यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हों जिससे बुंदेली भाषा को निखार मिले, बुंदेली भाषा को विस्तार मिले। तो आज हमने आपकी मुलाकात करवाई डॉक्टर अवध किशोर जड़िया से। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।